टेल मी वेयर इज योर नोज, दिस इज माई नोज। माएँ अपना कौन सा काम कर रही होती हैं, सिर्फ कि मेरे पैरों के नीचे जन्नत है और मैंने उसको तावीज बांध दिया और मैंने उसको पराठे पका दिए। ये जो घोड़ी है मैंने इसलिए नहीं लेनी कि ये पानी से डरती है। डार्क साइड थी जो आपकी लाइफ की, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा थे। फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी, उससे बात करिए, भूख थी बीबी। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं अपना वो भूखा नंगा और अकेलापन देखती हूँ तो मुझे उससे कोई शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। साइमा, आपकी जर्नी, आप फर्स्ट पाकिस्तानी वेटरन बैडमिंटन प्लेयर, आपने पहला साइबर कैफे बनाया, लेड बाय खातून, खवातीन के लिए चौकीदार तक खातून। ठीक, आप लॉयर भी हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी में आपने काम किया, इतने मुश्किल काम। सब पोइटिस्ट भी हैं और राइटर भी। इतनी डाइवर्स पर्सनालिटी, कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? जिस रोज मैं पैदा हुई। और जिस रोज पैदा हुई, और पता कब चला कि साइमा जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है, बहुत कुछ कर सकती है? इसका सवाल तो शायद मेरी वालदा देंगी कि कैसे चला। मुझे 7 साल की उम्र में पता था कि मैं कौन हूँ। आप कौन? शनाख्त थी, अपनी आइडेंटिटी थी। मैं उस सफर पे चल पड़ी थी। जानती थी कि मेरे अंदर बाकियों से कुछ मुख्तलिफ है। नहीं, ये जानती थी कि ये जो रास्ता है ना, इस पे और कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं। और रास्ता क्या था? वो बातों में बताऊंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा साइमा, आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपकी पहली वेटरन बैडमिंटन खातून, और फिर जो अपना क्लब भी रन कर रही है, जो अपनी जैसी और बहुत सारी औरतें बनाना चाहती। औरतों के अंदर बहुत बुरी खसूसियत होती है या खामी होती है कि वो चाहती हैं कि जैसी मैं हूँ वैसा कोई और ना हो। पर जितना मैंने साइमा को जाना, वो चाहती हैं कि मेरे जैसी मुझसे बेहतर और बहुत सारी हो, खाली मैं ही क्यों। तो ये वाली सोच और ये पहली खातून वेटरन, ये इसकी स्टोरी सुनाई। ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। औरत मेरी हमजाद है, मेरी सहेली है, मेरी हमजिन्स है, ठीक है। मुझ में बसती है, तो वो ये भी बड़ा एक पहले से मुझे पता था। फिर दूसरा एक और औरत के वो राइट्स और वुमेन राइट्स, एक और वो भी एक मैंने देख लिया था कि ये भी एक औरत का ही एक पहलू है। तो जो मैं बड़ी होती चली गई, बढ़ती चली गई, तो वो एक नॉर्मल सा वो जो रवैया होता है घरों में, मुआशरती रवैया कि लड़की है और बस कुछ नहीं करेगी और पैदा ही क्यों हुई है और वगैरह वगैरह। ये पैदा ही क्यों हुई है जो है लफ्ज़ है ना, वो लोग अदा नहीं करते, लेकिन आंखों आंखों में आपको कह जाते हैं। कई समझ जाती हैं बड़ी जल्दी, कहीं नहीं समझती। कई तो लफ्जों में भी कह देते हैं। बिल्कुल तुम्हें कह तो देते। पैदा ही नहीं होना था, तो बेटा पैदा करना चाहते थे, हो ये पैदा। हाँ, हम औरतें भी यही सोचती हैं कि बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ, हम माएँ खुद सोचती हैं। तो ये सफ़र जो है ये बस मेरे शाऊर लाशऊर के गडमड में ही रहा। और फिर जब मुझे ये शाऊर आया कि मेरे में इतनी हिम्मत और ताकत है, तो ये जो मेरे साथ खड़ी है, क्या इसमें ये हिम्मत और ताकत नहीं है, या ये उसको देख ही नहीं पाई, या कहीं और मगन है। तो वो उस पे पहले तो मैंने इस पे गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि उसमें कुछ मुझसे मुख्तलिफ नहीं था, सिवाय इसके कि मुआशरती जो लगान उसको देना पड़ रहा है, रिलीजन का, सोसाइटी का, कल्चर का, फराइज का, हकूक का, अच्छे का, बुरे का, नेक का, बद का। वो तो बेचारी इतनी कोई टारगेटेड है कि वो तो अपनी तरफ देख ही नहीं सकती। वो उनसे बचाव करे, उन गोलियों से ही अपनी तरफ देखे। तो वो बस फिर वहां से लगा कि खुद को भी बनाना है और अपने साथ दूसरों को भी बनाना है। खुद को बनाने का अमल दूसरों के बनाने के साथ साथ रहा है। मैं बिलीव करती हूँ कि आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होते। लोग आपको कह रहे होते हैं कि ओ यू वेरी आउटस्टैंडिंग, यू वेरी अपराइट, लेकिन होता यह है कि वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको आपने चूज किया हुआ होता है। राइट। फिर आप बैडमिंटन की स्टोरी हम सुनना चाह रहे थे। बैडमिंटन तो मेरा पहले कभी भी was never my first sport. Basketball was my first sport. तो बैडमिंटन पाकिस्तान में आई तो ज़्यादा चॉइसेस ही नहीं थी कुछ और खेलने की। बास्केटबॉल की तो थी ही नहीं। लड़कियों की तो क्रिकेट की टीम अभी मेरे देखते देखते बल्कि मेरे बुढ़ापे में जाके बनी, तो चॉइसेस नहीं थी। बैडमिंटन फिर देखा,
एक साहब यहाँ पे बैडमिंटन फेडरेशन से कुछ थे, उनसे मैंने कहा कि मैं खेलना चाहती हूँ, खेल सकती हूँ वगैरह वगैरह। तो उन्होंने तो कोई घास ना डाली मुझे, तो मैंने फिर खुद से ही जो है एक लंबा जो सफ़र था उसको छोटा किया और ख़ुद से खेलना शुरू कर दिया। और मैंने डिस्कवर किया कि हमेशा की तरह ये तो सब मैं कर सकती हूँ। और फिर वो मैंने करना शुरू किया और मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारी डिफीट भी हुई, बड़ी सक्सेस भी हुई। बहुत दफ़ा मुझे बेइज्जत होना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे अंग्रेज़ी में लेट डाउन होना पड़ा और किया गया और उठा के बाहर भी किया गया। बस, और मैं आज आपके सामने हूँ। लेकिन आपने अपना एक नाम बना लिया। मेरा नाम था, लोग देख नहीं सके। आपने कहा मैं पाकिस्तान आई। अब जो हमारे सामईन है उन्हें लगेगा कि हमेशा की तरह हम यही सोचते हैं, मुझ जैसे बहुत सारे लोग, कि एक मजबूत औरत जो कि अपना दिमाग बोल सकती है, अपनी सोच बोल सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, उसके पीछे या तो एक बहुत मजबूत मर्द था या वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी तभी शोर मचाती है पैसे की ताकत पर, या फिर वो इस कल्चर में नहीं पली, बाहर थी इसलिए। आपकी एंड पे क्या चीज थी तीनों में से? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर लोगों को नजर आता भी था तो माफ कीजिए, मुझे इसमें से कुछ नजर नहीं आता। ये बाहर का जो है, वो बाहर मेरी पढ़ाई थी। अच्छा, आप पढ़ने की बाहर की? जी, वो है। और मेरे ऊपर बाहर का कोई ऐसा बचपन आपका यहीं गुजरा पाकिस्तान में? मैं ये साथ एक गांव है जी, वहाँ चक अब्दुल खालिक सईदा जेलम के साथ एक गांव है, मैं वहाँ की हूँ। आपको क्यों यकीन नहीं आता? आप क्यों मुझे हर बंदे की तरह अमेरिकन समझ लेते हैं और एक टैग और एक उस मास्क के अंदर मुझे बंद करना चाहते हैं? मैं हूँ, वही हूँ जो हूँ। नहीं, हम चाहते ये हैं जानना कि किस तरह जो आप जैसी मजबूत औरतें क्योंकि कम नजर आती हैं, सक्सेसफुल औरतें कम नजर आती हैं, हम फैक्टर जानना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं देखते अपने मुल्क में ऐसी खवातीन, इसलिए हम जानना चाहते हैं, हम वो उस फैक्टर पे बात करना चाहते हैं। एक बड़ी तल्ख बात है कि आपकी इस किस्म की खवातीन इस कल्चर में हैं, जरूर सामने नहीं लाई जाती। उनके लिए अकूबत खा नहीं है, तमगा इम्तियाज उनके लिए नहीं है। बड़े सालों से मैं देख रही हैं, जरूर हैं। ऐसे मत के हो कि साइमा बतूल ये के बहुत सारी हैं। सफर शुरू होता है, कोई आगे आता है, कोई नहीं आता, कोई गिर जाता है, कोई गिरा दिया जाता है, कोई खत्म कर दिया जाता है, कोई चल रहा होता है, कोई ओझल हो जाता है। तो सारा ये तो चल रहा है यहाँ पे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस सारे सफर में एक तो अपना आप जो है ना, अपना दामन खुद कभी नहीं छोड़ा। दूसरा, मैंने अपनी ज़ात का जो यकीन है उसको कभी नहीं छोड़ा। चाहे मैं इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में हूँ, या मैं किसी एक्सपो या ट्रिप पे हूँ, या मैं यूएसए में हूँ, या मैं दुबई में हूँ, या मैं जापान में हूँ, चाइना में, मैं ही रही हूँ, अपने आपे में ही रही हूँ। ठीक है, मैंने इस्तिफादा ज़रूर हासिल किया, मैं मुस्तफीद ज़रूर हुई हूँ, लेकिन कोई चीज़ ना, नथिंग वाज देयर टू टेक मी अवे, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ये कहना चाहती हैं कि अपनी पहचान ने, क्योंकि वो आपको रियलाइजेशन थी कि आप खुद कौन हैं, उसने आपको बनाया, और बाकी लड़कियां हार जाती हैं, आपने हार को चूज नहीं किया। पहचान नहीं, यकीन। जो मेरा यकीन है अपनी ज़ात के ऊपर, और वो जो मेरे अंदर मेरा अपना आप जो धीरे धीरे मैंने भी देखा, मेरे ऊपर भी मुनकशिफ हुआ, उसके ऊपर से मैंने नजर नहीं हटाई कि ये है कोई। अच्छा, आपने कहा लड़कियां कुछ गिरा दी जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं, कुछ मार दी जाती हैं। आपके साथ ऐसी कोशिश नहीं की गई कि आपको गिरा दिया जाए? बहुत की गई, बचपन से की गई, हर जगह की गई। घर का माहौल कैसा था? ठीक था, ठीक से मेरा माहौल। हाँ, आपके मेरे का लिए माहौल तो जिसने स्ट्रॉन्ग बनाया। मेरे लिए तो माहौल वही था जो हर एक लड़की का होता है, वैसा ही था। सख्ती थी, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, सख्ती तो पता नहीं, लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चलाती, लड़कियां घोड़े नहीं भगाती, लड़की घोड़े पे नहीं बैठती, लड़की ऊंचा हंसती नहीं है, अच्छी लड़की ये होती, मैं अच्छी लड़की नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो मेरा भी यही था, चाहे कुछ भी था। बाकी तो बचपन में गिल्ट होता था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, अम्मा कह रही है कि ऐसी होती है अच्छी लड़की। नहीं होता था। तो जनाब साइमा को बचपन से पता था कि आई एम अ डिफरेंट वन। सही। अच्छा जी, आपने
कितनी एज में शादी की और शादी का सफर कैसा था, और आपने बहुत सख्त किस्म की नौकरियां भी की, पैसा बहुत मुश्किल से I'm very कमाया। proud of it. I'm very proud of it. मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं अपना वो भूखा नंगा और अकेलापन देखती हूँ तो मुझे उससे कोई शर्म नहीं आती। I'm thankful to all those dark days जिन्होंने मुझे रोशनी की तरफ धकेला। और वो डार्क डेज क्या थे? बहुत इतने काले से आज आपके सूट से ज्यादा। आप कुछ बताएंगे? डार्क डे में जो सकाफती पहलू हैं वो तो बहुत सी लड़कियों को भी पता है। फाइनेंशियल वरासत के पहलू भी लड़कियों को पता है। मुझे बताएं, मैं आपको क्या बताऊं। दुनिया में लड़की को 10% काम करके अब भी वो वेज नहीं मिलती जो मर्द को मिल रही होती है। जो वो सुबह से शाम तक कमाई के चक्कर में आगे पीछे जो मर्जी है करता है, लाइसेंस टू किल भी उसी के पास है, औरत के पास वो नहीं है, अब भी नहीं। अब भी देख लीजिए कि एक मॉडर्न दुनिया में इलान मस्क जो बना रहा है वहाँ पे सारे रोबोट, बल्कि बहुत सारे रोबोट फीमेल हैं। तो किसको खुश कर रहे हैं आप? मर्द। तो डार्क साइड थी जो आपकी लाइफ की, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा थे या कल्चरल प्रेशर ज्यादा? हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी, उससे बात करिए, भूख थी बीबी, सीधी भूख थी। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस किसको कहती है? क्राइसिस तो होते हैं जिसके पास बहुत पैसे हों और उसका कारोबार तबाह हो गया हो। ये एक लड़की जो पढ़ रही है, एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी लेके बैठी हुई है, वो क्राइसिस वाइसिस नहीं होती है, वो बेचारी भूखी होती है, उसको पैसे कमाने होते हैं और अपनी सारी एनर्जी जो है वो स्प्लिट करके डिफरेंट खानों में लगा के तो फिर चलना होता है। आप कहती हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, भूख थी। बचपन में आपने घुड़सवारी की, शादी हो गई आपकी, क्या बाहर भूख थी? मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करें, अपनी जिंदगी की स्टोरी शेयर करें, हमें कुछ बैकग्राउंड पता चले कि क्या है साइमा, किस तरह, किन किन रस्तों से गुजरी, और फिर हम आएंगे आपके प्रेजेंट पे। रास्ते जो थे बने हुए उनको तो मैं देखती नहीं थी कि इस पे चलना है। वो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि अच्छी लड़कियां इधर चलती, वो अच्छी लड़कियां इतनी ज्यादा थी मुझे भीड़ लगती थी। तो मुझे लगता था इस अच्छी लड़कियां, ये जो सारी अच्छी लड़कियां हैं ये तो कुछ भी नहीं करती, ये दोपहर में पैरों नंगे धूप में नहीं जाती, ये अच्छी लड़कियां बारिश में नहा नहीं रही, ये अच्छी लड़कियां झूले नहीं झूल रही, ये अच्छी लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती। तो मैंने कहा लेट मी अ बैड गर्ल। मैंने अपना रास्ता उन अच्छी लड़कियों से अलग कर लिया। मैं धूप में भागती थी, बारिश में नहाती थी, फुटबॉल भी खेलती थी, बंटे खेलती थी, लड़कों में जाके घुसती थी। मुझे परवाह नहीं होती थी कि ये लड़का है, हालांकि मेरे अपने भाई भी मौजूद थे। मैंने कभी ये रजिस्टर ही नहीं किया कि ये नहीं तो वो नहीं, ये तो वो वगैरह। मैंने अपने मन की मानी और वो रास्ता जो है, थैंक्स टू माई सेल्फ, कि वो जो जहाँ पे कोई भी पैर नहीं थे और अगर कोई थे तो वक्त ने शायद मिटा दिए थे, तो वहां पे जाके मैंने अपने पैर रख दिए। तो आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं कोई खींचता था? अम्मा नहीं कहती थी घर बैठ जाओ? अरे वो तो बहुत, अब्बा नहीं पाबंदियां लगाते थे? रोज हर लम्हा मैंने ये क्यों नहीं किया? मेरे सामने मेरे लिए A ग्रेड लेना जरूरी था और मेरे भाई का फेल हो जाना जो था वो ठीक, मेरे सामने था ये सब कुछ। उसका मेरे सामने ही वो जो है वो आंख का तारा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं तो मेरे बिरादरी से ही हैं सैयद ज़मीर जाफरी, उन्होंने अपनी शायरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तारा से। तो मैंने ये लफ्ज़ बहुत छोटे होते हुए खुद कहा था, जो बाद में उन्होंने कहा कि ये मैंने उस वक्त तुमसे सुना। तो वो मैंने अपने देखा भाइयों को, वो हमारी आंख का तारा था, ऐसा मेरी आंख का तारा है। तो मैं जाके अपनी माँ के पास बैठी और मैंने पूछा ही नहीं कि मैं कौन। मैं कहा अम्मा मैं आपकी आंख की ना तारी हूँ। तो वो तारी लफ्ज़ जो है वो देख लें कि 7 साल की बच्ची ने तारी लफ्ज़ अपने लिए खुद घर लिया था। वो फिर बाद में सैयद ज़मीर जाफरी की शायरी में भी आया। तो इस तरह फिर मेरा सफ़र था। तो कॉलेज स्कूल में एक्सेप्टेंस थी? घर में तो चलो समझ लिया कि अम्मा अब्बा ने पाबंदियां लगाई, आपने कहा नहीं मैं हूँ। तो स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो सवाल करते हैं? तो कहते हैं मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसा हुआ है मेरे साथ, स्कूल में भी ऐसा ही हुआ है। और वो लेकिन ये जो वाकयात मेरे साथ हुए हैं उसमें कहीं भी मेरे लिए ना वो डिप्रेशन नहीं था, वो मजीद जैसे वो कशीद होती जा रही हूँ मैं। मुझे पता लग रहा था कि
मैं ही हूँ बस। आप ये मेंशन कर सकती हैं, आप एक लिखारी भी हैं, कि आजकल का बच्चा जल्दी डिप्रेशन में क्यों चला जाता है जब उससे कोई ऊंची आवाज में स्कूल में बात करता है, जब उसे रिजेक्शन मिलती है। आपको रिजेक्शन मिल रही है, हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, फिर भी आप भागी जा रही हैं, अपने रास्ते बना रही हैं। आजकल का बच्चा क्यों नहीं कर सकता, और आपने क्यों कर लिया? आजकल के बच्चे बेचारे को हासिल ही क्या है? एक लंबी शोफर ड्रिवन कार, एक महंगी टैब, हर किस्म का खाना, वो जब जिस वक्त जहां चाहे वो हर चीज तो मिली हुई, हर चीज का वस्ल हासिल है। हिजर तो पता ही नहीं उसको क्या चीज क्या है। जिंदगी का पहलू तो उसे पता ही नहीं है, जिंदगी के पहलू से वो शनासाई आशनाई ही नहीं है, तो क्या देखेगा वो? फितरत की तरफ तो मुड़ के देखने का उसको वक्त ही नहीं मुयस्सर है। यसर सहूलत, उसकी जिंदगी में सहूलतें हैं, उसको क्या मालूम। और ऐसे बच्चे पे जब थोड़ा सा हल्का सा भी कोई एनवायरनमेंट चेंज आ गई तो उसको फिर कोविड ही होगा, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। You're right. लेकिन वो बच्चे जिनको सहूलतें मैसर नहीं है, हमारा तो ज्यादा मुल्क ऐसे बच्चों से भरा हुआ, वो भी कहते हैं बस जो है सो है। वो जो है सो है, उसमें उनका जवाब तो वही बच्चे या उनकी माएँ देंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि माएँ कहाँ गलती करती हैं, पेरेंट्स कहाँ गलती करते हैं, मुआशरा कहाँ गलती कर रहा है? माएँ बेचारी कहाँ गलती करती हैं? क्या वो पैदाइशी माएँ होती हैं? वो पैदा ही माँ होती है क्या बेचारी? क्या माँ की गलती से क्या मतलब? अजीब वो लफ्ज़ है, माँ ने गलती कर दी, मदर्स गिल्ट, ये क्या होता है? मैं भी एक माँ हूँ, सारे गलती करते हैं, हर कोई करता है, माँ पकड़ी ज्यादा जाती। उन बच्चों के आप क्या समझती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, जो छोटी छोटी ठंडी गर्म हवा लगने से जो है कहते हैं कि अब हम में हिम्मत नहीं है बाहर निकल के कुछ करने की? उन बच्चों को मैं कुछ कहना नहीं चाहती, उनकी माओं से, उनके वालिदैन से, उनके माहौल को संवारने और बिगाड़ने वालों के लिए शायद मैं कुछ कह सकूं कि जिसमें आपने रखा है इसको, उसमें इसने यही कुछ होना था। तो वो जिसमें रखा है इस टहनी को, ये गुलाब की है या मोतिये की है, तो आपको पता था। ये बंद गोभी का फूल है, ये धनिया है, ये तो आपको पता था ना। आपको एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट इसके लिए करनी चाहिए थी, तो आपने नहीं की। आपने समझा कि सारे ही गुलाब के फूल हैं, आपने सारे समझे कि बेर के दरख्त हैं, तो फिर आपने फिर उनको वो समझते हुए फैसला नहीं किया उनकी अफजाइश में, उनको पालने में। तो फिर वो यकरंगी नस्ल तो फिर बर्बादी की तरफ ही जाती। वापस जाते हैं आपकी जवानी पे, और अब जनाब जवानी स्कूल कॉलेज टीचर किस तरह आपको ट्रीट करती थी? प्राइड थी आप उनके लिए? नहीं, क्या थी? चैलेंज एज ए चैलेंज लेती थी? कोई तो आता होगा, कहता होगा कि या सब एक जैसी थी, किसी ने तो सहारा दिया होगा कि नहीं साइमा, यू आर सहारे वाला बेस्ट। सहारे वाली नौबत नहीं आई। सहारा तो वो होता ना कि मैं गिर रही हूँ शायद, नहीं। हाँ, एक अल्लाह खली के रहमत करे, मकसूद साहिबा थी हमारे गांव में, उस्तानी मकसूद कहते थे उनको। और मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तो अभी मैं किताबों का शगफ इतना ही था कि पढ़ा लिखा घर था, वालिदैन वालिदा, किताबें हमारे घर में बहुत थी। तो वहाँ पे कोई गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव गए, तो मेरी बड़ी बहनें भाई वगैरह वहाँ उनके पास कोई पढ़ने के लिए, अब ट्यूशन कहा जाता है, उस वक्त कहा जाता कि सबक हासिल करने जाना है। तो वो सबक हासिल करना ज़रूरी नहीं होता था कि आप वो 2+2 और ये देखें। तो सबक का मतलब होता था कि बुजुर्गों में जाके बैठ जाना। तो वो मेरी वालदा भी इस बात पे थी कि मैं भी जाऊं। तो मैं स्कूल वो उस वक्त नहीं जाती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि सारे बहन भाई अपनी किताबें वाबें जो भी था वो तख्तियाँ वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैंने अपने माँ के सराहने से अखबार उठाया और उसको हाथ में पकड़ लिया, और बड़े फ़ख्र से मैं जा रही हूँ उनके साथ। तो उस्तानी मकसूद साहिबा मेरी ज़िंदगी की वो उस्तानी साहिबा थी, जो मेरी उस्तानी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये है उस्तानी। अच्छा। तो मैं भी बड़ी मोहब्बत से बड़ी, और वो मोहब्बत आज भी मुझे याद है, वो गर्मी मुझे आज भी याद है। वो भी बहुत गर्मी से मेरी तरफ आई, और धीरे से ना वो मतलब जिसे अननोन, साथ वाले को पता ना लगे लेकिन मुझे पता था। मैं बड़ी कॉन्शियस बच्चा थी।
उस अखबार को उन्होंने लिया, साथ वो अपना काम कर रही हैं, उसको काटा, सुई धागा लिया और उसको परोया, उसको किताब की शक्ल दी, उसने कहा ये लो। वो जब फौत हुई थी ना, जिंदगी में जब मैं उनके सामने जाती थी, मैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ी हूँ, मैं उनके सामने बैठती नहीं थी। मेरे भाई के जनाजे पर वो तशरीफ लाई तो मैं उस हालत में भी उठ के खड़ी हो गई थी। तो वो जो थी, उन्होंने वो शफीक खातून थी जिन्होंने मुझे बताया था कि किताब क्या होती है, अखबार और किताब का फ़र्क कैसे होता है, ये बनाना क्या होता है, किसी को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। उसी अखबार से उन्होंने एक किताब बना के मेरे हाथ में दी। तो वाकया मुझे याद है। और अब आप ये कर रही हैं, अब आप ट्रांसफॉर्म शायद कर मेरे रही हैं। शऊर में ये सब कुछ आया है, लाशऊर में आया है, बिल्कुल आया। आप अपने बैडमिंटन क्लब में यू टोल्ड मी कि मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ, मैं सिर्फ खिलाती नहीं हूँ बच्चों को। I lead them towards life. ट्रांसफॉर्म भी नहीं करती, डिस्कवरी के प्रोसेस में डालती कि ये है, ये देखो, तुम सिर्फ ये नहीं हो। आपसे माएँ घबराती हैं बहुत। अपनी बच्चियाँ छोड़ते वक्त कि भाई कल को सरफिरी ना बन जाए? हाँ घबराती है? हाँ, कुछ नहीं घबराती, कुछ अब भी घबराती, कुछ अब- आवारा ना हो जाए, निक्कर पहन के खेलने न लग पड़े कहीं, कि हाथ पे ऊंचा कहका ना लगा दे, खड़े खड़े किसी की बेइज्जती ना कर दे, सर उठा के बात ही ना कर ले, अपने आप को पहचान ही ना ले गई। क्योंकि ऐसी लड़कियों को फिर टैग कर दिया जाता है कि उनकी तो शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं, घर नहीं बसा सकती, एक मर्द के साथ कैसे जिंदगी जब वो आपके गुजारेंगी? घर में थी तो आपने उन्हें बसने दिया था। वो माँ का घर भी तो आपके, वो बेचारी बसने के लिए ही रह रही होती है कि ये औरत ने बसने के लिए कहीं और जाने क्यों होता है? ये कब्रिस्तान में जाके बसना होता है उसने? ये घर जिसमें होती है, वो जिसमें वो पैदा होती है, उसमें उसने नहीं बसना होता क्या? ये घर के बसना और घर का उजड़ना, ये आगे शिफ्ट क्यों हो जाता है? मुझे इसका जवाब आप मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ। नहीं, कहते हैं ना कि औरत को किसी मर्द का घर बसाना होता है, अपना घर बसाना क्यों? होता है वो एक बेचारा मर्द के लुंडा साथ। लाठा, आप उसकी तो बेइज्जती कर रही हैं, आप मर्द की। क्या वो बेचारा, क्या आप इसे कह रही हैं बेइज्जती? नहीं, मर्द ये- इसकी बेइज्जती नहीं नहीं तो है, ये उसका- उसकी शान है। नहीं, वो बेचारा- माशरे में ये उसकी शान है, आप इसे बेइज्जती कह रही हैं। मेरा मतलब है कि वो मर्द जो खुद खाना पका के खा रहा है और अपने लिए सारा कुछ कर रहा है, तो वो उसका घर क्या, उसमें ये कौन सा मर्द है जो खुद खाना पका के खाता है? सारी दुनिया में शायद पाकिस्तानी मर्द के अभी तक नवाले जो हैं वो उसकी माँ मुंह में डालती है। अच्छा, ये बताएं, आप जैसी लड़की जो अपने आप को जानती पहचानती है, उसने अपना लाइफ पार्टनर कैसे चूज किया? जितनी सोच थी उसके मुताबिक, जितनी समझ थी उसके मुताबिक। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज प्रेस लव वगैरह वगैरह, देखभाल के जिसे कहते हैं, पता नहीं अब कौन किसको इसको कैसे, लेकिन देखभाल के जो कहते हैं, देखभाल। जो अपनी एनर्जी के मुताबिक देखभाल। आपको देखना पड़ा इन लॉस में एक ऐसी लड़की जो कह रही है मैं तो जानती हूँ खुद को और मैं खुद को नहीं बदलूंगी, जिसने अभी तक अपने आप को नहीं बदला था वो उसने बदला अपने आप को। कितना बदलना पड़ता है लड़कियों को? नहीं, ये चुप रह जाओ की बात बिल्कुल और है, ये तो एक ऑर्डर है, इंटिमिडेशन है। बदलना, माहौल के साथ चीजें बदलती जरूर हैं, एक नेचुरल चेंज भी आ रहा होता है, वो एक आ रहा होता है, कुछ एक सख्ती से चेंज भी लाया जाता है। एक चेंज लाने की सिर्फ कोशिश ही होती है, तो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन चेंज होता जरूर है, उसकी अपनी अशकाल होती हैं मुख्तलिफ। जो आपने मेरे ऊपर सवाल किया है कि मैंने बदलना है, तो वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेरे पास था ही नहीं कि मैंने बदलना है, जाके ये करना है, मैंने पराठे पकाने हैं और मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता बनाना है, ये मेरे पास कभी भी नहीं था और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। एक लड़की को कितना बदलना चाहिए खुद को शादी के बाद? ये लड़के को क्यों नहीं बदलना चाहिए? फिर ये बहुत भला ना हो कि दोनों एक दूसरे को समझ के मुनासिब हद तक एक दूसरे को जगह देते हुए जिंदगी को चलाएं। चलती है तो ठीक है, नहीं चलती तो रोक दें। आसान है रोकना? चलना भी इतना मुश्किल नहीं होता और कभी कभी रोकना बड़ा आसान हो जाता है। आप लॉयर भी हैं, कितने हकूक देता है पाकिस्तानी लॉ औरत को? देता है, ये आप अपने टची बातें शुरू कर दी। तरामीम का पता है आप? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स का पता है आपके? तो देना क्या है? किसी कानून विरासत का पता है आपको? क्या देना है आप? जिसकी
11% सीटें, 33% सीटें 10 साल पहले आई हूँ, उसने क्या देना है? 70 साल के मुल्क में क्या देना है किसी ने किसी को? मुझे बताएं, वो भी इलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड परसेंटेज। जिस तरह राशन कार्ड में से 2 किलो चावल मेरे भाई के, 1 पाव मेरे। ये है कानूनी विरासत। आपके सवाल का जवाब है कानूनी विरासत एक अलग चीज है। आपके ख्याल में कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता औरत? कानून तहफ़्फ़ुज़ क्या देगा? पहले तो तहफ़्फ़ुज़ अपने के लिए औरत पहले खुद कुछ करे, फिर अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे रास्ते बनाए, फिर जाके सीधा कानून को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो वो लोग तहज़ीब के दायरों और अपने इल्म अमल के दायरों के अंदर रहते हैं, वो कानून के पंजों हथकंडों से दूर ही रहते हैं। आप एक वालदा भी हैं और एक लड़के की वालदा हैं। अभी आप बात कर रही थी औरत की। आपने एज ए मदर किस तरह अपने आप को पहले जाना कि मैंने ऐसी माँ बनना है और मैंने ऐसा बेटा बड़ा करना है? वो क्या सफ़र था और क्या बाकियों को मशवरा देंगे? पहले तो ये कि इर्द गिर्द जितनी माएँ देखी थी, मैंने कहा ऐसी माँ नहीं बनना है, फिर हाँ। ऐसी माँ नहीं बनना, ऐसी बच्ची नहीं बनना, बस- ऐसी लड़की नहीं बस बनना, है। अब ऐसी माँ भी नहीं बस बनना। अब इस पे भी आप जूता उतार लीजिए मेरे ऊपर। मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैंने कहा था ऐसी माँ नहीं बनना, कैसी अपनी माँ माँ बनना? जैसी माँ नहीं बनना, अपनी दादी जैसी, आप मेरे वालिद की इर्द गिर्द की जो माएँ हैं, ऐसा नहीं बनना। तो वही बनना है जो मेरे यकीन ने मुझे बताना है। और यकीन क्या था? यकीन ये था कि ये जो आ रहा है, ये है, ठीक है। ये कोई है और इसको जान लो, इससे बात करो, इससे पूछो, इसको तुम ला रही हो, इसकी खालिक तुम हो, ये तुम्हारी तख्लीक है। तो मैं उससे बात भी करती थी। आपको लगता है एक माँ अपनी औलाद को कितना ट्रांसफॉर्म करती है? कर सकती है, नहीं कर सकती? कितनी एफर्ट होती है माँ की अपनी औलाद को ट्रांसफॉर्म करने में? देखिए, क्रेडिट जो है ना दुनिया की हर माँ लेने के चक्कर में रहती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और फिर बहुत सारे मुआशरे जो है ना वो कहते हैं हाँ जी ये तो, बल्कि मेडिकल साइंस, इससे बड़ा दर्द जो है ना वो कोई दर्द नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो पब्लिश्ड बातें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो जो माँ है वो पैदाइशी माँ नहीं है, वो एक ख़ास सफ़र से या आम सफ़र से गुजरती चली आ रही है। और माफ़ कीजिए हम ये भूल जाते हैं तो माँ बनना चाहती भी थी कि नहीं? कई दफा हाँ, तो तो वो फिर माँ बनना चाहती ही नहीं थी और पता चलता है कि वो माँ बन गई। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पता लगता है, ये जो पॉपुलेशन है ये बता रही है कि वो बनना नहीं चाहती थी। वो बनना नहीं चाहती। हाँ, तो वो फिर वो जो बच्चे बिक रहे होते हैं, वो जो नदी नालों में फेंके जा रहे होते हैं, तो फिर ये इसके नतायज घिनौने। आप कुछ बात कर रही थी जो आप डाइवर्ट हो गई, मैं चाहती हूँ वहीं से कंटिन्यू करें कि वो ट्रांसफॉर्म होती है, होना चाहती है, नहीं होना चाहती। तो आपने जो ये जान पहचान थी, इसको जान पहचान करके आप जब बच्चा बड़ा कर रही थी, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे? मेरे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एज ए चाइल्ड मैंने देखे थे वो तो बेकार थे बिल्कुल, एंड मैंने रिजेक्ट किए थे। और उसके साथ साथ मैंने ये बना लिए थे कि मैंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चे के लिए बनाने ही नहीं, सिवाय इसके कि वो जो थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है उसका, औकाते कार का जो होता है वो। और उसके बाद मैंने उसको हर अपने दिन पे छोड़ा था। मैंने वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं की थी, मैंने उसको गज़टेड अफसर बनाना है, वो बाबडा में जाएगा, वो ये कर लेगा, वो बादशाह है, वो नॉट एट ऑल। बहुत मेरी लॉजिकल अप्रोच थी कि रियलिटी है क्या। मैं सोच के बैठी हुई हूँ वो मेरा बेटा जो है ना प्रिंस चार्ल्स को रिप्लेस करेगा, पैदा हो तो वो अपाज, पैदा हुआ तो वो अंधा, तो फिर तो ये मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने वो थोड़ा सी मेडिकल हेल्प ली थी जो लड़कियां लेती हैं, उस वक्त तो बड़ी से कम थी उस वक्त। तो उसके बाद मुझे पता था कि ये जो टुकड़ा एक मेरे हाथ में आ गया है ना, तो ये चांद है, तो ना ये सितारा है, तो ना ये कोई नबी है, तो ना ये कोई वली है, ये है जिसे मैं चाहूंगी, जो चाहूंगी बना लूं। ये था। माँ बना सकती है अपने बच्चे को एक हद तक, और बनाना भी उसी तक चाहिए। और वो हद क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, बताएं। वो हद ये है कि उसको आप, एक तो उसकी वो बेजा पाबंदियां, ये नहीं क्या गिर जाओगे वगैरह,
खाना, एक तो लिमिटेशंस जो है ना उससे निकालें उसको। लिमिटेशंस से उस वक्त निकालें जब वो निकलने के काबिल है, अपना अपना माहौल और अपना वक्त देख के। लिमिटेशंस आप ये नहीं कि आप आधी रात को फ्रीजिंग कोल्ड में रखाएं और वो लिमिटेशंस जो आप अपनी तरबियत करेंगे, ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक जो है ना वो चलें। और जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि रिपीट हो रही है चीज़ के ये बादशाह का बेटा बादशाह ही बनने वाला है, तो फिर तो गई प्रोग्रेस, बाहर में चली गई। तो बेहतर है कि फिर आप उसको एक तो उसको जो नेचर में, अभी मैं आपसे एक बात कर रही थी कि नौज़ायदा बच्चा देखें तो किस तरह हाथ पैर चलाता है, और इसकी बहुत सारी आपको होली बुक से लेके बहुत सारी किताबों में भी बहुत कुछ मिलेगा। और ख़ुद आप अपने बच्चे देख लें तो उसको ना हम आप बांधना शुरू कर देते हैं, रैप अप द चाइल्ड, उसको ये पहना दो। वो आपको बता रहा होता है रो रो के, चीख चीख के कि मैं भागने दौड़ने के लिए आया, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और आप उसको गर्मी, आपको चूंकि गर्मी लग रही होती है तो उसको गर्मी लग रही है, आपको चूंकि सर्दी लग रही होती है तो आप उसको सर्दी बांध रहे होते हैं ना। तो मेडिकली आप उसको चेक करा रहे होते हैं ना, कोई देख रहे होते हैं। वो जो एक चल रहा है ना भेड़ चाल के, इसको ये करना है, टांगे बांध दो, टांगे सीधी होंगी, अल्लाह अकबर। मतलब क्या वो टेढ़ा खुदा खस्ता पैदा हुआ है क्या? किसने बताया है, डिफाइन किसने किया है कि इसकी टांगे सीधी बांध देने से और सर भी बनाना हो? हाँ जी, वो सर भी बनाना। देखिए मेडिकल साइंस तो कहती है कि एक बोन हम में से हर एक की, मेरी, आपकी, आपके बच्चों की भी अभी तक जो तहकीक है वो नहीं होती, जो वक्त के साथ बन जाती है। उसमें अगर कोई ऐसी मिथ है तो हुआ करेगी, वो होती होगी, मिथ्स भी होती हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको हाथों में लेके सर बनाओ और नहीं। लेकिन पूछने का मकसद ये था कि जब हम इस तरह बच्चे को रैप कर देते हैं, उसको मुख्तलिफ तरीकों से पालने की कोशिश करते हैं, तो क्या साइकोलॉजिकली भी वो उस बच्चे को चेंज कर रही होती है, या ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है? कोई माँ चाहे तो बांध दे, कोई चाहे तो ना बांध दे। देखिए आपकी ये पानी का गिलास है ना, इसमें ये पानी है, ये है गिलास, लेकिन अगर ये गर्म है, इसको हाथ लगाएं, ये गिलास भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये ठंडा है ना, गिलास भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो आपका जिस्म क्या है, मैसेज कहाँ से आ रहा है, न्यूरॉन क्या है आपका लाशऊर क्या है, मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं, ये लिंक कहाँ है, तो वो तो आपके दिमाग से ही है। तो आप उसको बता रहे हैं कि हाँ जी आ गए हो ना, बिस्मिल्लाह, अभी बताते हैं। तो अब कैद शुरू हो, बहुत सारे में ही रहना है, बिल्कुल बहुत सारे हदों में ही रहना है। हाँ, हदें आपने डिफाइन कर दी हैं उसकी, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये फलान है, ये दिमाग। आपके सामने जानवर का बच्चा है, उसकी कोई हद नहीं होती, अभी भी उसकी कोई हद नहीं होती। तो इंसान का बच्चा जो है वो क्या बेचारा। अच्छा, दोबारा आते हैं आपके बैडमिंटन पर और स्पोर्ट्स पर। कितना जरूरी है एक लड़के के लिए स्पोर्ट्स में जाना? स्पोर्ट्स कितनी जरूरी है जिंदगी के लिए? आपका तो पैशन जिंदगी है, इतनी जरूरी है, क्यों? जीना चाहते हो तो है, नहीं तो बैठ जाओ। वजह जानना चाहती हूँ, आपकी नजर में क्या वजह है? आपकी एनर्जी रिजोविनेट भी होती है, उसको ताज़ा तरीन होना भी होता है। तो मेडिकल साइंस पढ़ लें या कुछ भी, मेरे सामीन आप समेत सबको बड़ा पता होगा कि ताजगी चाहिए। तो वो ताजगी जो है ना, वो आपकी वो जो फटा पुराना अंदर की तोड़ फोड़ है, जो आपकी अननोइंगली हो रही है, हो तो रही है, हर लम्हा हो रही है, तो उसको उतार फेंकने का काम सर्जरी नहीं करती। आप तेज भाग के देखिए, पसीना आएगा तो क्या होगा, आपके फासद सारे मादे जिस्म से बाहर, और फिर वो हर जगह, हर एक सेल में पूरा एक इंसान है, तो वो उसमें फर्क तो पड़ेगा, असर भी पड़ेगा। और जो ही आपने वही सब कुछ उसमें बंद रख दिया जोहड़ की तरह, तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाए, बीमारियां, जरासीम, सब कुछ उसी में। क्योंकि वो जो यम बयम तब्दीली है इंसानी जिस्म के अंदर, वो कुछ तो कुदरती हमने मान लिया तरीके हैं अखराज के, जो हम नेचर के साथ कर रहे हैं। लेकिन एक अखराज की या 2-4 तरीकों के बाद कुछ अखराज ऐसे हैं जिसके हरकत करनी पड़ती है। तो इतनी जरूरी है, इतनी ही जरूरी। और आपने लोगों को चेंज होते देखा, ट्रांसफॉर्म होते देखा स्पोर्ट्स के? हाँ। कहाँ से? एक बंदा अंधेरे में है, तारीकी है उसके इर्द गिर्द, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है,
कहाँ से शुरू करें? बस वहां से वो शुरू हो गया है, जो उसने सोच लिया है कि मैंने बदलना है, सफर शुरू हो गया है वो। जब आप सोचते हैं तो बदलाव आना शुरू होता है। हाँ, लेकिन ये भी एक लिमिट है कि आप बस सिर्फ वो शेख चिल्ली वाले ख्वाब ही नहीं देखे। अच्छा, वो गीदड़ की एक मिसाल है ना कि जब बारिश होती है तो वो सर्दी में कहता है कि मैं शाम को ना, आज शाम को तो मैं जरूर घर बनाऊंगा, चूंकि वो सर्दी लग रही होती है। तो वो शाम में फिर सर्दी भी शदीद हो जाती है, और कहते हैं कि गीदड़ रात को जरा ज्यादा मनचला हो जाता है, वो मनचली हरकतें करने लग पड़ता है। फिर अगले रोज को तो गीदड़ बेचारा ऐसे ही रह जाता है। तो ये भी जरूरी है कि आप सोच के साथ थोड़ा सा अमल करें, और अमल स्टार्ट थोड़ा नहीं, होगा तो अमल बदल है। साथ चलाएं, थोड़ा सा नहीं, काफी हाँ। काफी अमल करें। अवामिल की जरूरत है, सोच के साथ उसको बांध दीजिए। उसको नत्थी करना जरूरी नहीं है कि बस स्टेपल कर दिया आपने, लेकिन उसको उसका एक तसलसल रखना जरूरी होगा। आप उसके साथ बढ़ोतरी पैदा होगी। आपकी प्रोफेशन पे आते हैं। आपने बड़ा मुश्किल प्रोफेशन चूज किया, लॉ का, फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी। एक औरत, पाकिस्तानी माशरे की औरत, और इतनी अच्छी औरतें हैं पाकिस्तानी मुआशरे में, मुझे ही देखना ये बार बार पाकिस्तानी मुआशरा, इतनी अच्छी अच्छी भी औरतें लॉयर, हैं। उन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। आइए तो लॉयर, कितनी मुश्किलात थी, कहाँ दिल को दुख लगे, कहाँ लगा कि बस अब तो मैं पाकिस्तानी औरत की जो है ना जिंदगी बदल दूंगी, मैं ऐसे लॉ पास कराऊंगी, या कहीं ऐसे लगा कि यार क्या है, ऐसा दीवानापन नहीं। कभी नहीं आया, कभी नहीं आया कि मैं ये कर दूंगी और मैं ये कर दूंगी। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं ग्राउंड रियलिटीज देख रही होती हूँ, लॉजिकल। मैं कोई मूंगफली का बूटा तो हूँ नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे बिल्कुल पता है, और मुझे ये बिल्कुल ये करने वाली उसमें बिल्कुल मैं कभी नहीं रही। मेरी जितनी भी ताकत है, जितनी भी मेरी एनर्जी है, जितनी भी मेरी खूबसूरती और मेरा हुस्न है, थोड़ा सा मख्फी भी है और सीक्रेट भी है। तो फिर लॉ की लाइफ कैसी थी? बस ठीक थी, जिस तरह यहाँ पे वो थड़ेबाजियाँ चल रही होती हैं, और वो सियासतदान, ये कौंसल है और ये इसका फलान है, धमाक है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में कोई बहुत ऐसा, इधर तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था, पता ही नहीं होता है क्या, पता ही कोई नहीं। आप 2-4 साल पहले कोई पता लगा है फोरेंसिक क्या चीज़ है, वो भी उसकी एविडेंस कैसे होती है, वो लफ्ज़ है कहाँ से आया है, अब तो शायद पता लग गया हो थैंक्स टू गूगल, लेकिन उस वक्त नहीं था। कोई ऐसा वाकया, किसी ऐसी खातून का ऐसा वाकया आया हो लॉ के अंदर, कोई ऐसा केस आया हो जिसने को हिला दिया? बहुत सारे हैं। हिला तो नहीं दिया, एज ए प्रोफेशनल हिली तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं हिल जाती होती तो बेचारी भी हिल ही जाती, तो रेमेडी तो मैं दे नहीं सकती थी। तो वो फिल्मी तरीके तो मुझे नहीं आते, क्योंकि मैं फिर उसके साथ शिफा के लिए काम करना होता है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना होता है। तो मैं खुद ही गिर जाऊंगी तो फिर वो कहाँ से क्या लेगी। तो उसमें स्ट्रांग और स्ट्रेंथ होना हर काम में, और स्पेशली फिर जब चैलेंजेस बड़े हैं तो फिर आपकी ताकत भी बड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे वाकयात हैं, कोई एक जिसका बहुत लोगों की सीक्रेट्स हैं, लोगों के। आप नाम लिए बगैर वाकया बता सकती हैं? वाकयात इतने हैं कि बहुत सारे हैं, इतने हैं कि हर लम्हे इस बात का हर केस में एहसास रहा कि एक तो इसके साथ ज्यादती हुई, एक इस बेवकूफ को समझ नहीं आई कि मेरे साथ ज्यादती हुई। इस बात का काफी एहसास रहा है मुझे, जिससे मुझे ये रहा कि अवेयरनेस नहीं है इसमें, इसको दी नहीं गई, इसको कुछ नहीं दिया गया सिवाय। औरतों को खामोश क्यों कराया जाता? क्योंकि वो हक बोलती हैं, हक कहती हैं। उनकी आवाज क्यों है? ये तो कोई मर्द भी है, औरत भी कहती है खामोश हो जाओ, तुम्हारी बेइज्जती है। माँ कहती है आपको मॉलेस्ट हो गई हो, खामोश हो जाओ। हाँ। किसी ने हरास किया है, खामोश हो जाओ। हाँ। सेक्सुअली अब्यूज हो गई हो, खामोश हो जाओ। तो फिर आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपसे अर्ज की थी कि माएँ अपना कौन सा काम कर रही होती हैं, सिर्फ कि मेरे पैरों के नीचे जन्नत है और मैंने उसको तावीज़ बांध दिया और मैंने उसको पराठे पका दिए, तो ये आपका काम था। आपने तो वो रियलिटीज उसके सामने खोली ही नहीं कि भाई आई बीन अब्यूज्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। भाई ये मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, बच के रहना। वो बताती है कभी नहीं, वो भी उसको मिसगुड बनाने के चक्कर में रहती है, हालांकि वो खुद मिसगुड नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बुरा पहलू है इसका, पलीस पहलू है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जब तक होगा तब तक लड़की मार खाएगी। हम छलांग मार के मर्द को कह देते हैं उसने ये कर दिया,
ऐसे डस कर मौलाना साहब ने ये कर दी, वो जी जज साहब ने ये कर दी। ये जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसको भी जरा थोड़ा पूछ लें क्या कर रही। अवेयरनेस उसने खड़ा कर दिया। अवेयरनेस उसने देनी थी या नहीं देनी थी? दुनिया में कहावतें मिसालें मौजूद हैं कि वो ये जो घोड़ी है मैंने इसलिए नहीं लेनी कि ये पानी से डरती है। तो वो जो आपके ऊपर कुछ अरसे तक एक साया रहा है वो किसी का भी है, नॉर्मली माँ का होता है, नहीं होता तो फिर दादी का भी हो सकता, औरत का जरूर होता है, क्योंकि एक खास उम्र तक एक हद तक बच्ची माँ दादी नानी के साथ ही रहती है, तो औरत का इम्पैक्ट उस पर होता है, मर्द दूर ही होता है उससे। लेकिन वो औरत कितनी सारी उसके सामने औरत है और कितनी दादी या नानी है वो भी देख ले। तो फिर आप बात कर रही थी कि आपको दुख होता था कि इसके साथ एक ज्यादती हुई। दुख बिल्कुल नहीं होता था मुझे, अफसोस और गुस्सा दोनों थे। अफसोस और गुस्सा आता था कि एक तो ज्यादती हुई, दूसरा इसे पता नहीं, इसे पता ही नहीं है कि हो क्या गया, कि मेरे साथ हो क्या गया। और आगे थोड़ा सा आपको छींक आती है तो आप कहते हैं अच्छा कोई इट्स कोल्ड, नज़ला ही ना हो, ये ना हो, होता है ना। एक होता है छींक आगे ये कोई याद कर रहा है मुझे, अल्लाह की मर्जी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, ये दो रवैये हैं। जुल्म कब कहाँ जाके आवाज उठानी चाहिए, कितना बर्दाश्त खामोश रहना ही नहीं चाहिए। बर्दाश्त क्या मतलब, दोनों एक जैसे जालिम है, करने वाला भी सहने वाला भी, करना ही नहीं चाहिए। उसको बताइए कि ये सॉरी आई वोंट बाय दिस शिट। कितनी दफा ऐसे वायलेंस के केस आए जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस था, अपने बहन भाई, अपना शौहर, अपने घर के रिश्तेदार शामिल होते थे, और लड़की क्या फिर उन्हें माफ़ कर देती हैं। यूजुअली क्या प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि लड़कियां कहती हैं नहीं मेरा शौहर है, मेरे इससे बच्चे हैं, मैं बर्दाश्त करूंगी। कितनी इस तरह की प्रैक्टिसेस है, मेरा भाई है, मेरा बाप जाया है। ऐसा बिल्कुल बहुत कम है। हाँ, ऐसा बहुत कम है। ये जो बीच में रिश्ते हैं ना, जिनके साथ जिनका टोल आपने पे करना होता है जी, इसने मुझे पाला था, इसने मुझे बढ़ाया था, इसने मुझे सिपारा पढ़ाया था, इसने मेरा जहेज दिया था, इसने मेरे साथ, तो वो आप पे कर रहे होते हैं, दिल तो नहीं चाह रहा। लेकिन करती हैं लड़कियां पे, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि वो उस बेचारी को ये वो ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये वो ये की इतनी लंबी लाइन होती है कि वो अपनी तरफ से देख ही नहीं सकती। वो तो समझती है कि मैं मरहूने मन्नत हूँ इन सब की, जो कि सकाफत में और मुआशरे में यकीनन एक हद तक खूबसूरती है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ बिजनेस नहीं है। मसनूआत ना बना लें इनको, मसनूई नहीं है वो। मोहब्बत क्या है? कुर्बानी नहीं है। मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगती क्या? मोहब्बत अगर खुद खुदा है तो खुदा को कोई कुर्बानी नहीं चाहिए। और मोहब्बत खुदा कैसे है? अगर मैंने कहा है तो। लेकिन अगर है तो खुदा कैसे है? मेरा ख्याल ये नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मोहब्बत है, एग्जिस्ट करती है तो। दुनिया में भी करती है कि नहीं, मेरे में है। अच्छा, बात इधर से उधर हो गई। ख़वातीन आती हैं, उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि हमने अपने लिए क्या करना है। आप फोरेंसिक ट्रेनर भी रही हैं, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है, कितना ये जो ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह के इदारे हैं, ये कितने जो क्राइम्स हो जाते हैं उनकी सही जजमेंट के लिए काम कर रहे हैं? तफ्तीश की बात करती हैं आप? जी, तफ्तीश में हर चीज़ काम कर रही होती है, लेकिन अदारों की बात करें तो वो तो उनका एक ड्राफ्ट होता है, बस उसके अकॉर्डिंग जाना होता है, उससे तो आगे पीछे कोई जा ही नहीं सकता। ड्राफ्ट पहले से मिला होता है, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, ऐसे होता है, और उसके बस उसकी खाना पूरी हो जाती है, जो भी होती है, मुनासिब गैर मुनासिब, सही साथ झूठ कोई होती है। कोई हक़ाइक़ के पहलू जो हैं, वो तहकीक के जो पहलू हैं वो काफ़ी बालाए नज़र होते हैं। डेथ हो जाती है, एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, उसकी फैमिली कहती है कि हम इसकी पोस्ट मार्टम नहीं करवाते। हार गए वहीं पे, शिकस्त शुरू हो गई, शिकस्त शुरू, माशरती शिकस्त हो गई आपको। एक फैमिली को राइट है ये कि वो ये डिसीजन ले सकती, लेना नहीं कत्ल तो माशरे का है ना। हाँ, एक कत्ल एक पूरे लेना ही नहीं का। चाहिए। लेकिन लॉ राइट देता है किस बात का? कि एक फैमिली ये डिसीजन लेके मैं मेरे
बंदे या बंदी का कत्ल हुआ है, मैं उसकी तफ्तीश नहीं कराना चाहती। स्टेट की रेट खत्म होती है यहाँ। आप बाशिंदे किसके हैं? मुल्क के। कहाँ रह रहे हैं आप? मुल्क में। मुल्क में क्या है? आइन। क्या है? कानून। उसके मुताबिक हैं आप। फिर आपकी प्राइम मिनिस्टर हम्म, बेनजीर साहिबा, हम्म। उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, स्टेट खामोश रही, क्यों नहीं करवाया गया? काश मैं स्टेट होती। काश आप स्टेट होती तो आप करवाती, जरूरी था होना उनका। हर एक का जरूरी है। तो बहुत सारी बातें शायद हमेशा खामोश रह जाती हैं। नहीं, हमेशा की कोई गारंटी नहीं है, बोल पड़ती है चीजें बोल पड़ती हैं, लेकिन आपके ख्याल में होना बहुत जरूरी है। तफ्तीश कानून की बात जब तक है तहकीक तफ्तीश जरूरी। तहकीक इतना बड़ा आला है कि उसमें जाती तौर पे मेरे अपने हफ्ते दिन महीने लग जाते हैं और मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं इतना फिक्र करती हूँ एक बात पे, इतना गौर करती हूँ। इंसानी जान का मामला है बाबा, हुर्मत का मामला है, इज्जत नफ्स का नहीं, हुर्मत का मामला है। ये कोई छोटी बात नहीं। ये जो इंसान कोई भी आया, आपकी नज़र में ये चिट्टा होगा, काला होगा, मुस्लिम होगा, गैर मुस्लिम होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जो इसका खालिक है वो तो एक ही है। उसके तो उसने पूरे वो हकूक रखे हैं। तो ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। और एक और चीज, हमारे यहाँ लड़कियों पर क्या, लड़कों पर क्या जुल्म होता है। सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी नॉर्मल। बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत सारे इदारे बना दिए गए, हेल्पलाइंस बना दी गई। आपके साथ रेप किया जाए, सेक्सुअली अब्यूज किया जाए, फौरन यहाँ कांटेक्ट करें, आपकी फौरन से जो है तहकीक होगी और हम आपको बचा सकेंगे, इंसाफ दे सकेंगे। ये सारे वाकयात कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? ये तो फॉरेन एड लेने के शिश्कलें। अब क्या हो रहा है, ये मिली भगत भी हो रही है और फिर तहकीक भी नहीं की जा रही कौन किस पर्दे में क्या कर रहा है। और उसमें फिर पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ए दावरे महशर मेरा नामा अमाल ना पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो फिर जब आप तहकीक करना शुरू करते हैं तो ऊपर पता लगता है कि अब आपने ये प्रिंस एंड्रू है, ये बादशाह का भाई है, इसलिए मुआशरा नहीं। आप बोल पड़े, मुआशरा उस वक्त नहीं बदल रहा जब आपके कवानीन डरा धमका के, पिस्तौल, बंदूक, गोली और गाली से जब आप समझते हैं कि आप फला पा जाएंगे, तो फिर मुआशरा, ये जो खौफ है ना, ये पनपने नहीं देता। मौत एक फैसला है, खौफ किसी चीज का फैसला ही नहीं करने देता। तो ये जो खौफ आपने फैलाया हुआ है, टेरर, और एक तरफ से फैलाया हुआ है और दूसरी जो रिसीविंग एंड पे बेवकूफ है, दोनों ने मिलके जिंदगी का फुकदान पैदा कर दिया है। या तो खड़े हो जाओ, या फिर कोई एक ऐसी चाल चल दो कि ना तुम रहो अब वो रहे। एक और चीज, आखिरी सवाल आपसे नहीं, और भी। जब हम जुल्म सहते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और हमें कभी कभी लगता है कि आज यहाँ पे खामोश हो जाने से बहुत सारे मामलात शायद हल हो जाएंगे, शायद रिश्ते बच जाएंगे, आपकी आगे की जिंदगी में वो किस तरह अफेक्ट करता है? क्या माफ कर देने से मसले डिसॉल्व हो जाते हैं, या आपको आपके मुस्तकबिल में जब बूढ़े हो जाते हैं तो तंग करते हैं? पहले तो आपकी अपनी गुफ्तगू में शायद का लफ्ज है। मैंने शुरू में कहा है मैं बड़ी यकीन वाली औरत हूँ। ये जो शायद जो है ना, शायद इस शहादत की तरफ ले जाता है, गवाही की तरफ। ये थोड़ा सा हे का फर्क है वैसे भी। तो ये जो माफ कर देना है, माफी तलाफी वगैरह वगैरह, अगर तो आपने स्टीरियो बुक पब्लिश चीजें लेनी है तो माफ कर देना वाला ये है तो वो है, तो फिर तो एक और। लेकिन आपके अंदर की अगर आवाज है कि ओ नहीं, ये तो ये नहीं, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको कभी भी। वो आपने रास्ता दे दिया है
तो वो जो वेपन आपने रखा है कि ओके आई सरेंडर, तो वो आपको ख्याल नहीं कि वही वेपन लेके आपको वो मार भी सकता है। ये देख लीजिए, मुआफ करना। और फिर आपने कहा कि आखिरी उम्र जा, क्या आपने कहा था? ओल्ड एज में, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, अकेले रह ओल्ड एज जाते नहीं, हैं। अगले लम्हे रिग्रेट आना शुरू कर देता है कि आप तो ये कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। तो वो सारी एनर्जी जो है ना वो गिल्ट बनाने लगता है। वो गिल्ट, उर्दू का भी वो गिल्ट ही होता है जो अंग्रेजी का होता है। तो वो आपके जख्म बनने लग पड़ते हैं अंदर ही अंदर, आपके अंदर ही अंदर चीजें खाने लग पड़ती हैं आपको। वो फिर जाके तो फिर आपने ये फैसला, तो आप ये बोर्न इंडिपेंडेंट, आप अपने लिए कुछ हैं तो किसी और के लिए भी हैं। आप खुद अपने लिए ही कुछ नहीं। पानी आपको कोई पिलाए, तस्मे आपको कोई बांधे, रोटी आपको कोई खिलाए, टिकट आपको कोई दे, तो आप कोई हैं, खुद तो नहीं है। अपना आप तो फिर आपका कहीं नहीं। तो ये कोई की भीड़ में, मुआशरती भीड़ में आप हैं तो कोई है, वरना कोई के साथ जाके ना आप कहीं के नहीं। बहुत खूबसूरत बात की, आप हैं तो कोई है। हमारे यहाँ बच्चों को ये साथ अब्यूज होता है, जब सेक्सुअल अब्यूज, उनको खामोश करा दिया जाता है। सारी जिंदगी वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकता। आपको लगता है कि उस बच्चे के लिए उसी वक्त अगर उसकी माँ बाप स्टैंड ले ले और बदला ले लिया जाए तो ट्रॉमा खत्म हो सकता है? आप कहती हैं माँ बाप स्टैंड ले ले, वो बच्चा स्टैंड क्यों ना ले? आपने उसको क्या सिखाया है? वैसे आपने कहा है दिस इज योर नोज, टेल मी वेयर इज योर नोज, दिस इज माय नोज। तो बाकी भी जिस्म उसी का है। आंखों की एहतियात आपने सिखा दी, आपने और कोई एहतियात ना सिखाई उसको। आपने उसका होना तो उसको बताया ही नहीं, शनाख्त ही नहीं दी आपने उसको। तो आपने जब अधूरा इल्म दिया है उसको, अधूरी शनाख्त दी है, तो उसी के साथ चलेगा ना। वो डिस्कवरी जब कोई और किसी जुल्म से उसको देगा तो वो क्या सीखेगा? और वो निशान सारी जिंदगी रह जाए। जाहिर है वो जो आपने बड़े हुस्न से सिखाया था, ओके वेयर इज योर नोज, तो आपके बच्चा हाथ लगाता। आपने देखा हो हाउ मेनी आईज यू हैव, अंग्रेजी पे वो इतना भी नहीं पूछते कि आंखें कहाँ हैं, जिस्म किसे, तो वो फिर माँ बड़े फख्र से देखते, सी ही नोज किसी को भी। तो वही माँ या वही बाप या वही बहन भाई या वही आगे पीछे फिरते हुए बशर, इंसान, रिश्ते, उसको क्यों नहीं बताते कि वो कौन है? कौन की शनाख्त जरूरी, उसकी शनाख्त जरूरी है कि वो कौन है। वो उस शनाख्त की बात हो रही, शनाख्त, आइडेंटिटी की बात मैं नहीं कर रही, मैं शनाख्त की बात कर रही कि शनाख्त क्या है उसकी, वो तो नहीं बताते आप। तो आपने उसको बताया ही नहीं, तो फिर आप बैठ के किस लिए रो रहे हैं, उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं, उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं। फिर वो बाहर से कोई NGO आती है, अंदर से वो आपके यहाँ शर्म हया और बेपर्दगी वाहियाती और पत्नी के क्या क्या फतवों का तक आ जाती है बात कि उसको ये सिखाया क्या एक लफ्ज़ है यहाँ पे, सेक्स एजुकेशन। ये इतना भारी लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? इतने अहले ज़ुबान बैठे हैं, इतने पता नहीं उर्दू अदारा फ़नून क्या कुछ है, तो क्या कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकते? क्या बनाए? मैंने भी तो तारी बना लिया था, बनाया नहीं जा सकता। टीकू भी तो बना लिया, एक टीका था जिससे बच्चे डरते थे, टीकू से बच्चे नहीं डरे। तो क्या ऐसा नहीं हो सका? क्या हमने बाहर की NGO से अमेरिका और छलांग मार के सीधे अमेरिका, सेक्स फ्री सोसाइटी, यहाँ ये हमारे जो है ना वो कल्चर इनसे मिलता है, तो उनसे क्या हम फारसी, टर्की, उर्दू, पंजाबी, फारसी में कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हमने सीधा बच्ची हरासमेंट की तरफ ले, हरास भी उर्दू का ही लफ्ज़ है, हरास क्रिया है, वो हरास भी, वो हैरेसमेंट बन गई है। तो वो क्या हमारे मुआशरे में जब लफ्ज़ी तख्लीक अपने बच्चे के लिए नहीं किया तो वो तरबियत कहाँ से तख्लीक करेंगे? बहुत ज़्यादा जो है ना झंझोड़ देने वाली बातें आपने की। टाइम कम है हमारे पास, इशारे हो रहे हैं कि वक्त कम है। आखिरी मैसेज कोई आज का आप देना चाहेंगे? आज की गुफ्तगू का मेरा कोई मैसेज आखिरी नहीं होता। मैं हवा की तरह चलती फिरती रहती हूँ। मैं चलना उड़ना आगे बढ़ना पसंद करूँगी। मेरा आखिर कोई चीज़ ही नहीं, मैं क्या पैगाम दूँ? कोई पैगाम जियो, जिंदगी जीने के लिए। थैंक यू सो मच साइमा। आई विश हमारे पास और टाइम होता, हम बातें करते जाते और जानते, आपकी दाना बातों से और फ़ायदा उठाते। बहुत शुक्रिया आने का। दोबारा हम आपको किसी पॉडकास्ट पे दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।